हेलो हेलो। हेलो हेलो। आ रही है आवाज? क्या ओपन करूँ ना? प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी सुबह के आप सभी को पता है कि भैया जी सबसे पहली हमारी इस पंचायत बैच में कक्षा यूपीजी के और जिसे हम कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो अज्ञानी शर्मा जी, जय बजरंग बली गुरुदेव, जय बजरंग बली आपकी स्वीकार। सलोनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। धर्मेंद्र जी, जय भीम सर जी। योगेश वर्मा जी, हर हर महादेव सर जी। तो भैया जी हमारी जो है गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख एवं स्तंभ लेख की ये कक्षा चली हुई और ठीक है। तो एक बार पहले तो सभी के सभी मेरे साथी यहां पर मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो भैया जी एक थोड़ा सा जो है कुछ जो है भाई बहनों को डाउट था कि सर जी मतलब कि जो है चीजें समझाते नहीं है, लिखवाने लग जाते हैं। अब यहां पर एक चीज और बन रही है भैया, छोटी सी वो दिक्कत क्या आ रही है। अब सपोज करो जैसे कि मैंने लिखाया अशोक, ठीक है, मैंने लिखा दिया अशोक। अब मैं बताता अशोक, ठीक है, राजा बनने से पहले अवंती का गवर्नर था। अशोक के पिता का नाम चंद्रगुप्त सॉरी बिंदुसार और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। तो इस तरीके से मैं पूरी चीजों को वहां क्लियर करता चलता, ठीक है। और बिंदुसार के दरबार में एक बौद्ध विद्वान रहा करते थे तारानाथ, जिन्होंने बोल दिया, पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि आपका जो उत्तराधिकारी, आपके इतने सारे पुत्र, 100 पुत्र, ठीक है, उनमें से जो बनेगा वो अशोक बनेगा। तो इस तरीके से मैं सारी चीजों को क्लियर करता चलता। अब मैं यहां डायरेक्ट ही, अब मैंने अशोक तो पूरा पढ़ाया नहीं और मैंने अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्मित स्तूप कराए, ठीक है, कल करा दिया आपका सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ लेख, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो है जैसे राजी का स्तूप जो है, धर्मराजी का स्तूप, ये स्तूप कराए। तो एकदम चीजों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा होगा, वहां पर मेरी भी ये मजबूरी होगी, मेरी मजबूरी ये होगी कि भैया जी मैं सारी चीजों को ना पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मात्र उत्तर प्रदेश का। और सर ठीक है, क्योंकि यदि पूरी चीजें मेरे हिस्से में होती तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया जी पूरी जान यहां पर टॉपिक को समझाने में लग जाती। तो थोड़ा सा समझ जो है, मैं मान सकता हूं कि आपकी परेशानी को, लेकिन मैं भी जान पा रहा हूं कि मेरी भी थोड़ी सी यही समस्या है, ठीक है। चलो, और बस अब जैसे कि आएंगे, जैसे हम पढ़ेंगे जौनपुर। अब मैं जौनपुर के बारे में बताऊंगा कि 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में मेरे साथी इस जौनपुर की स्थापना की। अब यहां में इसमें ये वंश आया, ठीक है, बहलोल लोधी ने जब अटैक किया तो वो पूरी चीजें जौनपुर की वहां पर होती चलेंगी। अब यहां पर ठीक है, अब समस्या ये पड़ गई कि भैया जी वही है ना, आधा कहीं से उठाया, आधा कहीं से, आधा कहीं से, तो समस्या ये बन पा रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप जो है समझ लेंगे, जान जाएंगे कि जो है दिक्कत मुझे भी है और दिक्कत आपको भी है। लेकिन जैसे ही हिस्ट्री सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और जब वो अशोक के बारे में बताते आएंगे तो आपके दिमाग में एकदम तुरंत चीजें आएंगी कि सर ने हमें ये चीज कराई थी, तो वहां जगह, ठीक है जी, वहां जगह सारी चीज जो है हो जाएंगी, ठीक है। चलो, मैं यूपी से ही कराऊंगा, हाँ ठीक है। चलो अब चलते हैं ना, दो चार बच्चे हो रहे थे, कह रहे थे। अब देखो, अब मैंने यहां पर ना पढ़ा है गुप्त काल,
अब मैं बताता आपको, प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में पता चलता है कि गुप्त वंश का जो फाउंडर वो कौन था, श्री गुप्त बताया जाता है। और उसने सामंत मतलब महाराज की उपाधि धारण की। महाराज जो किसी राजा की सामंत हुआ करते थे वो उपाधि। फिर घटोत्कच के बारे में, फिर मैं जो है चंद्रगुप्त प्रथम को बताऊं वास्तविक इसने भैया स्वर्ण मुद्रा जारी की। समुद्रगुप्त आया, भारत का नेपोलियन, ठीक है, सारी चीजें करता चलता। चंद्रगुप्त सेकंड वो चीनी यात्री फाइयान, सारी चीजें आपकी समझ में आ जाती। लेकिन यहां पर ठीक है, अब यहां पर जो है, अब मैं जब हिस्ट्री पढ़ाई ना रहा ना, हिस्ट्री को कहानी के रूप में बढ़ाते चलो। अब मैं तो स्थापत्य कलाई तो बढ़ा रहा हूं, यहां पर तो स्थापत्य कलाई तो आ रही है। ठीक है, चलते हैं तो सारी चीजें आएंगी और चलेंगे भैया जी। एक अभिलेख आपने पढ़ा होगा, गुप्तकालीन अभिलेख था और जिसका नाम था गढ़वा अभिलेख। ठीक है, अब भारत में शिलालेख जो ये अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सम्राट अशोक ने। और इन अभिलेखों में या तो राज्य के कानून वगैरह या राज्य के नियम या राजा से संबंधित जानकारियों के बारे में उल्लेख मिलता था। अब ये जो आपका जो गढ़वा अभिलेख है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रयागराज जनपद और प्रयागराज जनपद की एक करछना तहसील पड़ती है। ठीक है, कौन सी भैया जी? करछना तहसील, वहीं पर ये गढ़वा अभिलेख हमें। अब ये क्वेश्चन आएगा कि गुप्तकालीन गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद की किस तहसील में स्थित है? तो करछना तहसील वहां दे रखी है। तो इसकी अवस्थिति प्रयागराज जनपद की, ये लिख देना सर, प्रयागराज जनपद की करछना तहसील। ठीक है, कौन सी तहसील होगी? करछना तहसील। अब जब हमने देखा भैया जी करछना तहसील में, ये तो हमें मिल गया। ठीक है, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज जनपद की जो करछना तहसील है वहां पर था। अब जब हमने देखा सर जी, ये जो गढ़वा जो लेख है, ये जो अभिलेख है मेरे साथी, इसमें कुमार गुप्त के 2 अभिलेख मिले हैं। जो राजा कुमार गुप्त था ना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके 2 अभिलेख, उसके 2 मतलब कि उसके बारे में लिखा हुआ है 2 जगह। तो ठीक है, ये आप बताएंगे। तो सर इस गढ़वा की बात आती है कुमार गुप्त के, राजा कुमार गुप्त के 2 अभिलेख। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। यहां से कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। अब ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो करछना तहसील प्रयागराज के गढ़वा अभिलेख से। और स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ये भी आप सभी को लिख देना है मेरे साथी। स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख, स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब इसके बाद बताया जाता है कि स्कंद गुप्त का कोई भी अभिलेख नहीं मिला। स्थल मध्य पाषाण काल का भी स्थल है, बिल्कुल ठीक है। और करछना तहसील भी है प्रयागराज की। तो ये पॉइंट, और इसमें और कोई फैक्ट नहीं है। इसी के साथ मेरे साथी एक और अभिलेख होगा जिसका नाम होगा कर्मदंडा अभिलेख। मेरे साथी कौन सा? कर्मदंडा अभिलेख। एक और अभिलेख आप सभी को लिख देना है, कर्मदंडा अभिलेख। अब जल्दी से ये बताओ मुझे कि कर्मदंडा अभिलेख, अब क्वेश्चन आएगा कि गुप्तकालीन, हाँ सर जी, कर्मदंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनपद में? अयोध्या।
जो कौशल की राजधानी, साकेत रामायण काल में कौशल की राजधानी बनी अयोध्या। ठीक है जी। और इसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, जो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। कर्मदंडा अभिलेख कहां स्थित होगा सर जी? ये अयोध्या में होगा। और यह अभिलेख शिव प्रतिमा के, जो भगवान शिव हैं, उनकी जो प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। कहने का मतलब है जैसे भोले बाबा जी बने हुए हैं और उनका जो ये जो आधा भाग है ना, ऊपर तो भोले बाबा हो गए और नीचे जो है ये अभिलेख लिखा हुआ है। तो आप लिख देना सर जी, अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लिखेंगे यह अभिलेख शिव प्रतिमा के, हाँ सर जी, कौन सा? शिव प्रतिमा के अधोभाग में। भैया जी कौन सा भाग होगा? अधो माने आधा, अधोभाग में उत्कीर्ण है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुप्तकालीन निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, ठीक है, गुप्तकालीन निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है? तो आप जल्दी से बताएंगे सर जी, ये होगा आपका मतलब कि कर्मदंडा अयोध्या में। और इस करमदंडा अभिलेख को, इस करमदंडा अभिलेख की जो स्थापना वगैरह हम बात करें तो कुमार गुप्त के एक मंत्री थे पृथ्वी सेन। ठीक है, ये आप लिखेंगे कुमार गुप्त के मंत्री, और मंत्री का नाम था पृथ्वी सेन। हाँ सर जी, कौन से? पृथ्वी सेन ने। अब इसमें गुप्त राजाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कर्मदंडा अभिलेख ही अयोध्या में और शिव प्रतिमा के भैया जी आधे भाग में ये उत्कीर्ण होगा। ठीक है, और पृथ्वी सेन जो कुमार गुप्त के मंत्री थे, उन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। आगे बढ़ो सर, अगला फैक्ट देखेंगे। एक है मेरे साथी भीतरी स्तंभ लेख। अब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। भीतरी स्तंभ लेख आपने पढ़ा होगा, भीतरी स्तंभ लेख, ये भी आप एक बार देखो। भीतरी स्तंभ लेख मेरे साथी गाजीपुर जनपद की एक सैदपुर तहसील है, उसमें ये पड़ता है। और इसमें जो उल्लेख मिलता है पुष्यमित्रों, जो पुष्यमित्र सुंग था, तो सुंग से पहले मतलब पुष्यमित्रों व हुणों के साथ स्कंद गुप्त का जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आप इसे स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख भी बोल देते हैं। तो भीतरी स्तंभ लेख, और ये गाजीपुर जनपद की सैदपुर तहसील में है सर। इसकी अवस्थिति गाजीपुर जनपद की, ये करेंगे सर, गाजीपुर जनपद की सैदपुर तहसील में। कौन सी? सैदपुर तहसील में। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, देखो गाजीपुर जनपद की सैदपुर जो तहसील है, वहीं पर मेरे साथी भीतरी स्तंभ लेख आपको मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो सर, हम करछना तहसील से, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, उल्लेख पुष्यमित्रों व हुणों के साथ। अब इसमें किसका उल्लेख किया गया है? अब उल्लेख की बात आती है तो आप लिख देना उल्लेख पुष्यमित्रों व हुणों के साथ, पुष्यमित्रों व हुणों के साथ हुए, पुष्यमित्र व हुणों के जो साथ हैं, ठीक है, हुणों के साथ स्कंद गुप्त के, ऐसे लिखो पहले, साथ स्कंद गुप्त के
युद्ध का वर्णन। ठीक है, इसमें जो है पहले आप वर्णन कहने का मतलब है जो पुष्यमित्र और हुण, जो अब सबसे महत्वपूर्ण राजा था तोरमान, ठीक है, अब इनके बीच जो युद्ध हुआ है उसका उल्लेख मेरे साथी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। और स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को इसी में प्रस्तुत भी किया गया। ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है। तो स्कंदगुप्त के जीवन की इसी में ये पॉइंट और लिख देंगे सर, स्कंदगुप्त के, हाँ भैया कौन सा, स्कंदगुप्त के जीवन की बात है, स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का, जो मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन से रही हैं, घटनाओं को, स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, इसी में प्रस्तुत किया गया है। तो एक तो पॉइंट मेरे साथी यहां से, ठीक है, आता है कि स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहां पर, गाजीपुर जनपद की सहदपुर तहसील में। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुष्यमित्रों व हुणों के साथ स्कंदगुप्त के हुए युद्ध का वर्णन निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वर्णित है, तो आप बताएंगे भीतरी स्तंभ लेख। मेरे साथी गुप्त कालीन निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है, तो कर्मदंडा अभिलेख। आप बता देना सर जी कौन सा कर्मदंडा अभिलेख, यही तो पॉइंट पूछे जाते हैं। और आ जाता है कि कर्मदंडा अभिलेख की स्थापना किसने की थी, तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, वो आपकी बन जाएंगे, सॉरी हाँ, कुमार गुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन। तो ये पॉइंट आप लिख देना। और एक और अभिलेख की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, एक और अभिलेख जो कि ऐसे ही थे, ये मीनार सी होती थी और यही तो थे, यही अभिलेख थे। अब ये यहां पर खुदे रहते थे, ठीक है, पत्थरों पर, इन पर जहां तक हाथ जाता था और ऐसे बना दिया जाता था एक, ठीक है। इसी तरीके से सारे अभिलेख थे, ठीक है, इसी तरीके से मेरे साथी ये सारे के सारे अभिलेख थे। और ये अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और आप सभी को लिखना है। मैंने पहले भी लिखवाया होगा प्रयाग प्रशस्ति लेख, कौन सा, तो सर आप प्रयाग प्रशस्ति लेख एक हेडिंग डाल देना, प्रयाग प्रशस्ति लेख, इस तरीके से, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख एक हेडिंग आप जानदार तरीके से डालेंगे। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था, ये रानी का अभिलेख भी बोला जाता था, ये अशोक के द्वारा ही निर्मित था। इसे बोलेंगे हम कौशाम्बी अभिलेख, जिसे अकबर पूरे के पूरे को उठाकर ऐसी हाथियों के माध्यम से आया था, ये सेम ऐसी धरातल से उठाया, ये पूरी की पूरी मीनार, ऐसे ना है कि अभिलेख जैसे ताम्र पत्रों पर लिख दिए उन कागज से इनने उठा लाए, नहीं, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। ऐसी तो भैया जी मेरठ स्तंभ लेख को कौन, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था, इन्हें लाने में बहुत कठिनाई थी, तो सर ये पूरा का पूरा था। और इसी को भैया जी हाथी वगैरह के माध्यम से जैसे भी उन्होंने उस समय जो तकनीकी का प्रयोग किया, ये कौशाम्बी में था। और कौशाम्बी से मेरे साथी कहां लेकर आ गए, तो आप बताएंगे भैया जी प्रयाग। और ये किला था ना किसका, इलाहाबाद के किले में अब वर्तमान में स्थित है। पहली बात, प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो अवस्थिति होगी ये कहां पर है, तो मेरे साथी प्रयागराज, वो प्रयागराज, हाँ सर वो आप बताएंगे प्रयागराज, राइट क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। तो प्रयागराज में, अब ये तो मैंने बता दिया कि कौन लेकर आया, कैसे कैसे, भैया मेहरौली के बारे में कुछ बता दे, मैं ना बता पाऊंगा मेहरौली के बारे में। मैं उत्तर प्रदेश की मैंने कितनी बार आपसे बोला है, उत्तर प्रदेश का कोई छोड़ूंगा ना, अदर पर किसी पर पहुंचूंगा ना, ठीक है, हमारा ही बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। चलो, स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, अच्छा घटना भूल गए, घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, ये कर देना, महत्वपूर्ण घटनाओं को
घटना और लिख देना, ठीक है, घटनाओं को प्रस्तुत किया गया। चलो जी, अब आते हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति लेख कहां पर होगा? प्रयागराज में। अब इसके जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ना, लेख, इस पर ऐसे ना, इस पर जो लिखा था, ये बनवाया तो अशोक ने था, लेकिन इस प्रयाग प्रशस्ति लेख के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे भैया जी? हरिसेन। अब रचयिता की बात आ जाती है तो रचयिता आप लिख देना हरिसेन। अब ये क्वेश्चन आया, और ये हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, एकदम बेहतरीन तरीके से कर देंगे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। चलो, अब इस प्रयाग प्रशस्ति लेख में मेरे साथी, इस हरिसेन ने समुद्रगुप्त को 12 दक्षिणाव्रत और 9 आर्यव्रत, मतलब कि आर्यव्रत राज्यों का विजेता बताया था। ये पॉइंट आप लिखेंगे इस प्रयाग प्रशस्ति लेख में। हरिसेन ने, हाँ सर, हरिसेन ने इसमें वर्णन किया है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को 12 दक्षिणाव्रत और 9 आर्यव्रत राज्यों का विजेता बताया, राज्यों का विजेता। इसी में लिख दिया, इसी में पूरा वर्णन है, ठीक है ना। इस प्रयाग प्रशस्ति लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिणाव्रत, मतलब कि दक्षिणी भारत के 12 राज्य उस टाइम पर जो क्षेत्र थे, और 9 आर्यव्रत, मतलब आर्य उत्तर के राज्यों को, ठीक है ना, उन राज्यों का विजेता बता दिया। इसमें उल्लेख है, और किसने किया है? हरिसेन ने, और ये प्रयाग प्रशस्ति लेख पर, ठीक है जी। चलो, अब इसमें हम देखें सर जी, जब प्रयाग प्रशस्ति लेख को हम पढ़ते हैं तो इसमें मेरे साथी कुल जो पंक्तियां हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो जल्दी से बताएंगे सर। इसमें कुल 33 पंक्तियां, इसमें टोटल कितनी पंक्तियां होंगी? तो सर जी 33। इसमें भैया जी 33 पंक्ति इस तरीके से होंगी इस स्तंभ लेख पर, आर्यभाषण में, और जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि होगी ब्राह्मी। ये भी क्वेश्चन आता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को ही कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि पहले कौशाम्बी में था उपेंद्र भैया, और फिर इसे कहा प्रयागराज में स्थानांतरित। पहले प्रयागराज को प्रयाग ही तो बोलते थे, फिर जो है किसने, अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, ठीक है। तो चलो जी, अब इस प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो भाषा है, आप भाषा भी यहां पर लिखेंगे, जो लैंग्वेज होगी, जो क्या होगी मेरे साथी? लैंग्वेज। तो आप कर देना संस्कृत। इसकी जो भाषा है ना, वो क्या है सर जी? संस्कृत है। भाषा आप लिख देना संस्कृत, और साथ ही इसकी जो लिपि जो है, जो लिपि आपने पढ़ी होगी, स्क्रिप्ट है ना, लिपि की बात आती है तो सर आप लिखेंगे जो मतलब कि स्क्रिप्ट है वो कैसी होगी? ब्राह्मी। इसकी लिपि भी आप लिख देना है ब्राह्मी। भाषा, और सर इसकी शैली कैसी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि शैली आता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो शैली है मेरे साथी, उसे जो शैली है चंपू। और चंपू क्या वो होता है? कौन पहले बताएगा चंपू किसे कहते हैं? तो चंपू होते गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण किसे कहते हैं? चंपू को, ठीक है। तो आप कर देना सर जी गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों का
दोनों का मिश्रण, गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण बन जाता है, इसे ही हम बोलेंगे सर जी चंपू। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति लेख की शैली कैसी है, ठीक है ना। जो गढ़ और पद दोनों में लिखे, गढ़ ना और ना पद, वो गद्य और पद्य है, ठीक है। चलो वो गद्य और पद्य होगा, ठीक है जी। तो गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण उसे कहते हैं हम चंपू। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की मेरे साथी, इस प्रयाग प्रशस्ति लेख की शैली कैसी होगी, तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण। एक महादंड नायक तिलक भट्ट ने, महादंड नायक तिलक भट्ट भी मेरे साथी समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। तिलक भट्ट ने इस प्रयाग प्रशस्ति लेख को निर्गत करवाया। अब निर्गत का मतलब है सामने लाना, उकेरना, ठीक है। पहले तो कहने का मतलब है प्रयाग प्रशस्ति लेख लिख दिया, सारी चीजें अभी चुप है, उसे सबके सामने उकेरना, उसे सबके सामने लाना, उसे सबको जानना, तो ऐसा किसने करवाया था, तो तिलक भट्ट ने। ये भी तो क्वेश्चन बनेगा, तो आप लिखेंगे सर महादंड नायक तिलक भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति लेख को निर्गत करवाया था। तो आप जी सर जी, महादंड नायक, ठीक है। कौन सा नायक होगा, महादंड नायक तिलक भट्ट ने, जी सर। कौन सा, राइट करते चलना, तिलक भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति लेख को, प्रयाग प्रशस्ति लेख को निर्गत करवाया था। समझ के, निर्गत करवाया था, ठीक है ना। करवाया था मतलब सबके सामने लाए थे, ठीक है। किसने, तिलक भट्ट। और ये तिलक भट्ट किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में। अभिलेख समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण है, ठीक है ना। यहां भी लिख देंगे हम, ये प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है समुद्र कालीन, जो समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का क्या होगा, दर्पण होगा जी। आ रही है बात समझ में। तो ये भी एकदम, हाँ ये सही शब्द, सार्वजनिक किया सभी के सामने, ठीक है। तो अब बताएंगे, और सर इस प्रयाग प्रशस्ति लेख पर जहांगीर एवं बीरबल का भी लेख है, ये मैंने बताया होगा, ठीक है ना। ये मैंने बताया होगा, प्रयाग प्रशस्ति लेख यहीं लिख दूं। तो मैंने कई बार क्वेश्चन आया किस मुगल बादशाह का, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में मुगल बादशाह जहांगीर, ठीक है ना, एक मुगल बादशाह। ये तो पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया होगा, मुगल बादशाह जहांगीर तो हो गए। इनका समय लिखा हुआ है, इनकी राज्याभिषेक की बात लिखी गई है। वे बीरबल का भी, बीरबल, ठीक है, बीरबल का भी लेख है, ये आप सभी को करना है। अब क्वेश्चन आ जाए कि प्रयाग प्रशस्ति लेख पर किस मुगल बादशाह का लेख है, तो आप बताएंगे सर जी ये होगा आपका जहांगीर का। और बीरबल भी, ठीक है, बीरबल का भी इस पर लेख है। और इसके जो बीरबल ने अपने अब्दुल्ला मुस्कीन कलाम से इसको लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति लेख में मुगल बादशाह जहांगीर का, मतलब कि जो लेखक था, ये लिखा किसने। अब ऐसे थोड़ी है कि भैया जी अब आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन, तो ये तो अब तुम्हें पता पड़ गई भाई, ये क्वेश्चन अशोक जहांगीर बीरबल फिरोज शाह तुगलक का भी लेख है। भैया तुमने फिरोज शाह तुगलक खामोखाम ऐड कर दिया न, फिरोज शाह तुगलक का भी है। कौन सी बुक में, चलो भेजिए, बताइए कहां जी सर्च कर दिया आपने। एक आगे चल रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक का भी लेख है। वो मैंने फिरोज शाह तुगलक कहां कराया, ये पता है तुम्हें कहां कराया मैं फिरोज शाह तुगलक। और इसी चीज है, फिर आप ग्रुप में टैग करियो कि सर जी तुमने फिरोज शाह तुगलक भी करवा दिया। तो थोड़ा सा चलो, अब लेखक इसका होगा अब्दुल्ला मुस्किन, ठीक है ना, कलाम। तो इसका जो लेखक होगा
अब्दुल्ला जी सर जी, कौन सा? अब्दुल्ला मुसिकन, ऐसे होगा मुसिकन कलाम, ये होगा सर जी। आगे भाषण में ये अब्दुल्ला मुसिकन कलाम जिन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के लेख को प्रयाग प्रशस्ति लेख पर लिखा था, ये पॉइंट होगा जी। ठीक है। अरे तो भैया मेरठ वाला बता रहे हो, तो यहां मेरठ कहां आ गया? ये प्रयाग प्रशस्ति लेख है। ये लिख रहे हैं कि जो है इस पर अशोक, ठीक है, जहांगीर, बीरबल, फिरोज शाह तुगलक का भी है। ठीक है, ये कहां फिरोज शाह तुगलक, यहां ना आ रहा फिरोज शाह तुगलक, वो मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख था। चलो ये एकदम राइट। और सर एक और पॉइंट, अब ये जो अभिलेख था, ये जो पूरा का पूरा अभिलेख ये मैंने बताया, ठीक है, अभिलेख का जो पाठन पाठन सर्वप्रथम 1834 में कैप्टन ए ट्रायर ने किया था। अब इन अभिलेखों को पढ़ा किसने? ठीक है, कभी तो कहीं संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और यहां पर फारसी भाषा, इन सारी चीजों को, ठीक है, अब ऐसे तो ना है कि तुम गए और पढ़ना स्टार्ट कर दे, तुम्हें उस भाषा का ज्ञान है, क्या लिख रहे हो क्या नहीं। ठीक है, तो इसका जो पाठन है सर्वप्रथम, तो अब ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाएगा, यहां तक तो सारी चीज है। अभिलेख का जो पाठन सर्वप्रथम, अभिलेख का पाठन सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में, सर्वप्रथम जी सर 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, ठीक है ना, कैप्टन ए ट्रायर ने किया था, कैप्टन ए ट्रायर ने किया था। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है जी। आ रही है बात समझ में? तो अभिलेख का पाठन जो सबसे पहले 1834 में कैप्टन ए ट्रायर ने किया था, जो सबसे पहले पढ़ा था। आगे बात समझ में? चलो जी। स्तंभ लेख पर दोबारा लिखवाया गया, हाँ दोबारा ही तो लिखवाया गया भाई, ये तो गुप्त काल की बात है। ठीक है, फिर मुगल बादशाह अकबर ले आया किले में, फिर मुगल बादशाह जहांगीर का लेख, बीरबल का भी लेख, इसके लेखक थे अब्दुल्ला मुसिकन कलाम। ठीक है, फिर बाद में इन्हें सब मतलब इन जितनी भर भी भाषा, चंपू पंपू सबको पढ़कर 1834 में कैप्टन ए ट्रायर ने सुनाया था कि ये चीज लिखी है इस पर। ठीक है, चलो जी। कौशाम्बी लेख में भी अकबर और बीरबल का लेख बताया है। भैया तुम जीते मैं हारा। ठीक है, कैसा पेट दिया भी है, वैसे ही भर दिया लेखपाल का फॉर्म। मैंने कितनी बार बताया है कि कौशाम्बी अभिलेख जिसे अकबर ने इलाहाबाद स्थानांतरित करवा दिया, वो ही कौशाम्बी अब कहां जगह, जब इलाहाबाद में आ गया तो वो कौशाम्बी अब नहीं रहा, क्योंकि अब इलाहाबाद में आ गया। ठीक है, तो वो हो गया प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग, अब इस पर जो लेख लिखे हैं, अरे कितनी बार, अरे मैंने बताया कौशाम्बी से कौन लेकर आया, कौशाम्बी से अकबर उठाकर ले आया अपने किले में, इसे प्रयागराज में स्थापित करवा दिया। इसका कौशाम्बी में निर्माण करवाया था राजा अशोक ने, और अशोक व उसकी रानी थी कारुवकी व तीबर का यहां पर उल्लेख था, बस इस पर। आ रही है बात समझ में? फिर समुद्रगुप्त के एक मंत्री थे हरिसेन, हरिसेन ने भी भैया जी इस पर समुद्रगुप्त की विजय लिख दी कि ये दक्षिणाव्रत इतने राज्यों को जीता, सारी चीजें। फिर उसके बाद ये कौशाम्बी में ही रहा। फिर जब मुगल बादशाह अकबर आया तो इसने इसे उठाकर कहां ले गया, इलाहाबाद के किले में ले गया। फिर जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण हो गया। ठीक है, यही तो बात बता रहे हैं हम। चलो ठीक है, आ रही है बात समझ में? सभी लेखों को पढ़ा उसने, सभी को, ठीक है ना, सभी लेखों को। आगे चलेंगे भैया जी, आगे चलते हैं। अब भाई मेरी तो ठीक है ना, पूरी कोशिश रहेगी कि हर पॉइंट आपके क्लियर हो। अब पता है ये, ठीक है, एक और बात है, ग्रुप में टैग मारेंगे, क्लास में मारेंगे,
समझ में ना रहा, डीप ना पढ़ा रहे, ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हो। ठीक है जी, अब ऐसे और लिखेंगे, ये पता है मुझे, लेकिन भैया ये पॉइंट, ये सारी चीजें आपको एक जगह कहीं भी ना मिलेंगी। और मैंने इतना निचोड़ आपको दे दिया, यदि आप याद करने और समझने और करने वाले रहे तो कहीं आपको ना तो कोई किताब मिले ही ना है, नहीं मुझे बता दियो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक और हम देखेंगे, मैंने अभी एक होमगार्ड का बैच पढ़ाया था। वो बेचारे हाई स्कूल के पास तो मांगे थे, हाई स्कूल पास थे वो, मात्र हाई स्कूल। और मैंने 6 टॉपिक उन्हें कराए, और किसी भी मतलब कि पढ़ाया तो मैंने उन्हें ठीक ही है, पर आपसे कम लेवल था, वो तो होमगार्ड ही थे। लेकिन किसी भी बच्चे ने ऐसे नहीं करा जैसे तुम। ठीक है, क्योंकि अब पता ही ना, समझ में ही ना आ रही चीज ने। कोई कहेगा बिंबिसार और बिंदुसार दोनों भैया भैया, ये अलग अलग है, कैसे कैसे है। मनीष कुमार लिख रहे हैं, सर समझा नहीं रहे हो, केवल लिखवा रहे हो, तो लिखो तो सही। अरे भैया लिखो इन्हें। आ रही है बात समझ में? अब चलते हैं आगे। ये एक मंदिर है जिसका नाम है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। पहली बात तो मैं लिखूंगा, मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है वो गुप्त काल में हुआ था। पहले एक पॉइंट आप लिखो, मंदिर बनाने की पहली बात तो ये है कि मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किसमें हुआ था? मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में ही हुआ था। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में। ये पॉइंट आप पहले लिखेंगे कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। एक बात ये सीक्वेंस में पढ़ाओ सर। अच्छा, कंसेंट नहीं हो पा रहा, और कैसे है ये सीक्वेंस में ना, गुप्त काल ही तो चल रहा है। चलो पहली बात तो ये आप पढ़ो, ठीक है ना। यदि आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे ने पढ़ा होगा उन्हें पता है कैसे चल रही, कैसे ना चल रही। ठीक है, चलो जी। अब चलते हैं, पहली बात मंदिर बनाने की जो कला है, देखो इससे पहले बहुत सारे वंश आए, ठीक है, उनमें कभी भी जो मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो कहीं भी हमें मंदिर बनाने की कला का विकास नहीं मिलता है। और जैसी मेरे साथ ही गुप्त काल आया तो गुप्त काल में ये मंदिर बनाने की कला का जन्म एवं विकास हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक मंदिर गुप्त काल में बन जाता है जिसका नाम था, ये मंदिर होगा देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। कौन सा मंदिर? तो पहले आप यहां ही लिख दो, हेडिंग ही डाल दो, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। पहली बात तो ये कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। अब मैं आप सभी को बताऊंगा देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये आप सभी लिखेंगे। ये जो मंदिर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ना, ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है जी। हां सर जी, 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कौन सी? 6वीं शताब्दी में। पहली बात तो ये होगी भैया जी, इसकी अवस्थिति कोई मुझे बताएगा ये कहां लोकेटेड है? शायद मैंने बताया भी होगा, देवगढ़। 31 जैन मंदिर भी देवगढ़ में मिले थे, ठीक है, लेकिन ये जैन मंदिर नहीं है। ठीक है, कभी इसे जैन मंदिर से जोड़ दो, आप कहोगे जरूर गुरुजी आपने तो ऐसे बताया कि देवगढ़ में 31, तो देवगढ़ में ठीक है ना। अब देवगढ़ भी छोटा मोटा शहर नहीं है, वो ललितपुर जनपद में देवगढ़ पड़ता है, वहां पर 31 छोटे छोटे जैन मंदिर। पहली अवस्थिति की बात आती, कहां लोकेटेड होगा, तो आप बताएंगे सर जी ये आपका ललितपुर जनपद। देखो एक और बात,
ललितपुर जो जनपद है पहले झांसी के क्षेत्राधिकार में आता था। पहले किसके? ये जो ललितपुर जो जनपद है पहले झांसी में आया करता था, और अब जब झांसी पूरा ललितपुर झांसी एक हो गया तो भैया जी झांसी बोलते थे। लेकिन जो अपडेट में आगे बुक उन्होंने तो ललितपुर कर दिया, लेकिन जिन्होंने एक बार निकाल दी बुक और झांसी का झांसी रहने दिया उन्होंने। आ रही बात समझ में ना? तो आज देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहां पर है? ललितपुर में। भैया जी कहां पर? ललितपुर। ये देवगढ़ का ये वाला जो मंदिर है, ठीक है ना, ललितपुर में, और 6वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी हम आपको बताएंगे। सर ये कौन सी रिवर के किनारे? इसके बराबर में को बेतवा नदी भी निकल कर जा रही है। सर जी कौन सी नदी? तो आप राइट करेंगे बेतवा नदी। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन आ जाए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मेरे साथी आप बता देना बेतवा नदी। और भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः है, ये शिखर दिखाई पड़ रहा है, ये उस टाइम का मंदिर है। शिखर बोलते हैं ये वाला, ठीक है। ये जो है ये क्या हो गए सर जी? शिखर बन गए। शिखर पहले तो इस तरीके से मंदिर बना, फाउंडेशन बनाया और फिर इसके ऊपर शिखर। और ये हम देखें भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इससे पहले शिखर वाला मंदिर कहीं भी ना बना ना मिला, ठीक है। तो आप लिखेंगे भारतीय, हाँ सर जी ये तो हो गया भारतीय मंदिर निर्माण में, भारतीय मंदिर निर्माण में, बहुत बेहतरीन। भारतीय मंदिर निर्माण में, भारतीय मंदिर निर्माण में, निर्माण करना है, निर्माण में कंस्ट्रक्शन की बात है। निर्माण में शिखर का, हाँ सर किसकी बात कह दी? तो शिखर का संभवतः, मतलब कि शिखर का संभवतः, संभव की बात है, संभवतः है पहला उदाहरण है। कहने का मतलब है भैया जी ये शिखर युक्त पहला मंदिर है, पहला उदाहरण है। शिखर समझ गए? ये वाला जो है, ठीक है, चुटियासी जो है। पूरा मंदिर ना दिख रहा है, कैसे मंदिर है, घर में ही बसाओगे इसे, ये इतना ही है, कट रहा है ऊपर से, ठीक है। नो पूरा मंदिर ना देख रहा। अरे भैया तुम्हें मंदिर से लेना क्या? अब तुम इन पॉइंटों को याद करो, ठीक है। ऐसे मत देखो क्योंकि पूरा ना देख रहा, इन्हें देखो, इन्हें, ये है काम की चीजें। वहां मैप बनाना आएगा, ये तो मैं बता रहा हूं आपको मैप के माध्यम से। अब बात आती साथी समर्पित देवता। अब क्वेश्चन पूछा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है ना, समर्पित देवता कौन होंगे? तो आप लिख देना भगवान विष्णु। कौन से? भगवान विष्णु। बहुत बेहतरीन जी। यही तो क्वेश्चन आते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी को इस तरीके से सिंहासी पर, सहसिया बोलेंगे ना, लेटा हुआ दिखाया गया है। ये रे ना भगवान विष्णु जी। इस मंदिर के जब हम अंदर को चलेंगे तो भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, ठीक है। ये रे ना अनंत साई विष्णु, हाँ, तो ये भगवान विष्णु जी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे? तो आप लिख देना सर जी वेतवा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आप लिखेंगे भगवान विष्णु जी को। स्थापत्य शैली, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। अभी एक यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था और उसमें पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया? इसकी जो स्टाइल है, स्टाइल ही तो बोलेंगे सर जी, हाँ, ये होगी पंचायतन शैली। भैया जी कौन सी शैली? पंचायतन शैली में। सर ये बात तो समझ में ना आई, बाकी तो सब आ गया। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ललितपुर जनपद में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर
निम्नलिखित में से किस शैली से निर्मित है? तो वहां आया द्रविड़ शैली था, ठीक है ना, वेसर शैली थी, या आपकी कौन सी पंचायत शैली को नागर शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात क्या है पंचायतन शैली। सर ये बात और बताओ हमें, पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली की बात यह है कि भैया जी, एक तो मुख्य देवता हो गई भगवान विष्णु जी, और जिस देवता को समर्पित हैं भगवान विष्णु जी, तो ऐसे हो गए, और बीच में इनकी मूर्ति स्थापित होगी। ये मंदिर का गर्भगृह होगा, ठीक है, और चारों तरफ इनके, चारों तरफ ही बोल दें, यहां इस तरीके से अन्य छोटे छोटे देवता होंगे, ठीक है, वो बोलते हैं पंचायतन शैली। और यहीं से पंचायतन शैली धीरे धीरे से हम देखें तो राजाओं की राज दरबार में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि बीच में राजा की गद्दी और उसके चारों ओर मंत्री बैठा करते थे। आ रही है बात समझ में? अब अधिकांशतः आप देखेंगे कि जब हम मंदिरों में जाएंगे, अपने उत्तर भारत की बात करूं, अब बीच में तो जो है भोले बाबा जी, ठीक है ना, या शिवलिंग होगा, और चारों तरफ कहीं गणेश जी, गौ माता, ठीक है ना, राम लक्ष्मण की मूर्ति, हनुमान जी की, तो चारों तरफ इस तरीके से लगी होंगी, और बीच में एक मुख्य देवता होंगे, उससे बोलेंगे पंचायतन शैली। अब इसी शैली में निर्मित हैं, तो क्वेश्चन आए देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस शैली में? पंचायतन शैली। मंदिर के प्रवेश द्वार चौखट पर गंगा और यमुना की आकृति उकारी गई है। जब हम जाएंगे तो भैया जी ये रही, यहां पर, यहां है, यहां पर, ठीक है, ये इस तरीके से, तो मंदिर के प्रवेश द्वार चौखट पर गंगा और यमुना इस तरीके से, जो कि गुप्त काल की, मतलब कि गुप्त काल की पहचान है। ये भी क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलो इस पॉइंट को और लिख देना, और क्या पॉइंट होगा सर जी? मंदिर के प्रवेश द्वार पर, मंदिर के प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार मीन्स हो गया सर जी चौखट, ठीक है ना, प्रवेश द्वार कर देना। मंदिर के प्रवेश द्वार बोले तो चौखट, ये हो गया ना। तो मंदिर के प्रवेश द्वार मीन्स चौखट पर गंगा और यमुना नदियों की आकृति उकेरी गई है। चौखट पर गंगा और, जी सर, गंगा और यमुना, बढ़िया जी, गंगा और यमुना की आकृतियां, यमुना की आकृति। अब नदी है, कभी कुछ और ही समझ बैठो कि गंगा और यमुना कौन है, आकृति पता कुछ ना, विश्वास नहीं है पर उकेरी गई है, ठीक है, उकेरी गई हैं, जो गुप्त काल की पहचान बताती हैं, जो मेरे साथी गुप्त काल की क्या, गुप्त काल की पहचान बताती हैं। आगे बात समझ में जी, ये तो मेरे आगे बात समझ में, तो इसे आप नोट भी कर लेना। चलो सर, ये यहां तक पॉइंट। मंदिर के प्रवेश द्वार पर शीर्ष पर गरुड़ की आकृति बनी है, ठीक है। अब जब हम देखेंगे जो मंदिर है, मंदिर के प्रवेश द्वार के शीर्ष पर कहां गया? मंदिर का प्रवेश द्वार हो गया, ये प्रवेश हो गया। अब इसके जो शीर्ष पर अंदर को है, ठीक है ना, गरुड़ की आकृति भी बनी है, जो भगवान विष्णु का वाहन था, ठीक है ना, जो भगवान विष्णु का क्या था मेरे साथी? वाहन था। चलो जी, बहुत बढ़िया सर। गोमाता नहीं, नंदी जी, ये नंदी जी की भी है, गौ माता की भी तस्वीर ना बनी रहती, ठीक है। चलो अब समझ जाओ, अब इसमें कोई यू थोड़ी है, ठीक है ना, समझने वाली चीज है नो नंदी। बस पॉइंट चाहिए, कोई छोटा सा पॉइंट चाहिए, वहीं जी। अब ये किस राजा ने बनवाया? तो इसमें मेरे साथी किसी भी एक राजा का नाम नहीं है। आप देखेंगे तो बस इतना आएगा कि गुप्त काल में कोई एक प्रत्यक्ष राजा यहां पर नहीं दे रखा कि किस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है।
आगे बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब राजा ना है, बस इतना ही कर दो कि 6वीं शताब्दी में बना था ये ललितपुर में, आज वर्तमान में। अब इसी के साथ चलते हैं हम एक मंदिर, ठीक है, और करेंगे। विष्णु भगवान ने घेर ली सारी जगह। अब एक मंदिर और करेंगे भैया जी। ये आप सभी को मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये होगा आपका कौन सा? भीतरगाम, ठीक है ना, भीतरगाम मंदिर। एक मंदिर और आप जल्दी से लिखेंगे, ठीक है, ये भी गुप्त काल का ही मंदिर है, भीतरगाम मंदिर। कहीं कहीं भीतरी है, कहीं कहीं भीतर है। भीतरी तो स्तंभलेख होगा। भीतरगाम मंदिर और सरची ये आपका हो गया कानपुर में, ठीक है। ये कहां पर हो गया सरची? कानपुर में। दिखाई पड़ रहा है? और भी कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। क्या दिखाई पड़ रहा है सरची? हमें तो बस मंदिर दिखाई पड़ रहा, और कुछ ना दिखाई पड़ रहा। ना दिखाई पड़ रहा तो ये भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर है। देख लो कितनी ईंट आज भी एकदम साफ सुंदर तरीके से दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। भारत का पहला ऐसा मंदिर है मेरे साथी जो ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। भारत का पहला, भारत का सबसे पुराना, ऐसे लिख दो, भारत का सबसे पुराना, जी सर, कैसा? सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर। भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर, ठीक है जी। किससे? ईंटों से बना मंदिर। आगे बात समझ में जी। तो ये भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर है, जिसका नाम होगा भीतरगाम का मंदिर। ईंट दिखाई पड़ रही हैं सर, ईंट से निर्मित, सर ना है, ईंट से निर्मित मंदिर है। भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना ये मंदिर होगा। और सरची इस मंदिर में भीतरगाम शिखर में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। अब मेहराब हमारी समझ में ना आया सरची, अभी आ जाएगा। भीतरगाम मंदिर, जो भीतरगाम मंदिर है ये कहां पर है? गुप्तकालीन मंदिर है, कानपुर में है जी। भीतरगाम मंदिर शिखर में, या भीतरगाम मंदिर शिखर। अब मंदिर का शिखर है ना, शिखर में भारत में सर्वप्रथम, भैया जी भारत में, हाँ सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। कोई बताएगा मुझे मेहराब क्या होती है? मेहराबों का, और आज देखो ना, मेहराब मुगल काल में सबसे ज्यादा मेहराबों का प्रयोग किया गया है। सर जी ये बात समझ में ना आई, किया गया है, ठीक है। चलो राइट हो गया। सर मेहराब मेरी समझ में ना आया, तो मेहराब होगा इस तरीके से। देखो जी देखो, ये हो गया। आप जब देखेंगे आज, या तो आप किसी भी इमारत में, मुगल कालीन किसी भी इमारत में आप चले जाएंगे, और जब जाएंगे तो भैया ऊपर को मतलब एक गुंबद सा रहता है, और उसमें देखो ऐसे उसके प्लास्टर के ऊपर या जिस बोलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये फूल पत्ती, इस तरीके से कढ़ाई जो है दिखाई पड़ेगी। घोड़े की नाल होगी मेहराब, ठीक है। तो आप बोलेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये मेहराब हो गई। ये आप मतलब ऊपर कुछ ऐसे देखें ना, गुंबद सा रहेगा, ठीक है, और गुंबद सा रहेगा तो उस पर ऐसे नहीं है वो खाली बना रहेगा, उस पर जो है कढ़ाई, उसकी दीवारों पर, ठीक है ना, अलग से ही आकृति वगैरह बना दी जाती है, ठीक है जी। चलो ये होता है मेहराब, और सबसे पहले भीतरगाम मंदिर में इन मेहराबों का प्रयोग किया गया था। स्थापत्य शैली ये भी हमसे पूछ ली जाती है। इसकी स्थापत्य शैली नागर शैली, नागर शैली, पंचायत शैली एक ही बात है, पंचायतन, ठीक है जी। तो ये आप कर देना नागर शैली। आगे बात समझ में, ये कौन सी स्टाइल में बना है? नागर शैली में। और भीतरगाम का मंदिर किसी देवता को समर्पित नहीं है, ये भी लिख देना। यह मंदिर किसी देवता को, मंदिर किसी देवता, किसी ऐसे हम कह लगे एक देवता, जैसे विष्णु मंदिर, ओ सॉरी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर भगवान विष्णु को, ऐसे नहीं। मंदिर किसी भी देवता को
देवता को समर्पित नहीं है, किसी भी देवता को समर्पित नहीं है। ये पॉइंट आप लिख देना जी। और वैसे देखूं तो शिव विष्णु दुर्गा गणेश महिषासुर की जीवन दृश्य को इसमें दर्शा तो दिया गया है, लेकिन मेरे साथी कोई एक पार्टिकुलर भगवान की यदि बात आती है तो किसी एक के लिए समर्पित नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ सर, ये बात आई होंगी समझ में। तो यहीं से मिलेंगे कल, बढ़िया तरीके से करते चलना है और चीजों को आप भी रिसर्च करते चला करो, ठीक है? आ रही है बात समझ में ना? तो चीजों को आप भी खोजते बीनते चला करो। अभी एक भैया मुझसे ये कह रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं देखता रहा हूं कि सर जी आप ये कह रहे हैं कि बुक भी पढ़ते रह करो, और तो हमने जो पैसा जो डाले फ्री में डालें तो तुम क्या कराओगे? ठीक है, ये तो बात सत्य है, ये तो बात सत्य है कि पैसा डाले हैं भैया जी, और पैसा हम पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से आपसे ना की कि पैसा डालें। मैंने ये बात की है कि और चीजों को जब आप रिसर्च वगैरह, वैसे तो मैं कमी कुछ छोड़ूंगा नहीं, ये तो वास्तविकता है। और जो मेरे साथी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे या जिन्होंने अदर भी पढ़े होंगे उन्हें पता भी होगा कि हाँ किस लेवल का कंटेंट हमारा चल रहा है। लेकिन ये है कि अब खाली टाइम पर बैठे हैं, मेरे सर ने यार देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कराया तो देख लेता हूं एक बार और कुछ पॉइंट मिल जाएं, ठीक है? वैसे तो मिलने वाला ना है, मैंने बोला तो इस वे में था, लेकिन वो आपकी सोचने की वो है कि आप भैया कैसी भी सोच लो, ठीक है ना? आप कैसी भी सोच सकते हैं, ठीक है? वो तो आपका है, सब कुछ सारी चीजें हैं। चलो, गुरुजी मुझे ये पता नहीं चला कि अकबर तो बाद में आया था। प्रयाग प्रशस्ति नाम, अरे प्रयाग प्रशस्ति नाम समुद्रगुप्त का वर्णन है। इस प्रयाग प्रशस्ति लेख को कौशाम्बी लेख पर ही लिखा गया था। जो अभिलेख है ना, कौशाम्बी स्तंभ जो था उस पर लिखा गया था हरिसेन ने। इस पूरे के ये यू भी समस्या है, समस्या एक दुना है। यू अशोक ने बनवा दिया पूरा, अशोक के राजपाट के बारे में लिखा, इसके बाद ही समुद्रगुप्त ने इसी पर ऊपर को लिख दिया प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है? इसी पर अलग ना लिखा, इसी पे लिखा हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में। इस पूरे के पूरे उठाकर अकबर ले गया, ठीक है? प्रयाग प्रशस्ति लेख इसी पर लिखा था भैया। इसे ले गया कहां? इलाहाबाद के किले में। और इसी प्रयाग प्रशस्ति लेख के नीचे को ही, ठीक है ना, अब्दुल्ला ने भैया जी जहांगीर का लेख भी लिख दिया। ये बात है, ठीक है? चलो जी, चलते हैं। तो इसी के साथ मुलाकात करेंगे कल और बेहतरीन से सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।